वर्डप्रेस में पोस्ट टाइप्स, टेक्सोनमीज और फील्ड्स की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तो हमने देख ली। अभी देखते हैं कि प्रैक्टिकली इन सब को हम इंतहाई आसानी से एक भी कोड की लाइन लिखे बगैर अपनी साइट पे कैसे ऐड कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर करता चलूँ ताकि इस लेसन में आपको कई टर्म्स मिलेंगी, उनके बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। पहली टर्म है मेटा बॉक्सेस। तो मेटा बॉक्स क्या होता है? तो जो पिछले लेसन में हमने देखा कि इवेंट्स का प्लगइन ऐड करने के बाद हमारे वर्डप्रेस के एडिटर इंटरफेस में इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए ये एक सेक्शन ऐड हुआ था। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द इवेंट्स कैलेंडर के नाम से यहाँ एक ये कंप्लीट सेक्शन ऐड हुआ है जिसमें उस इवेंट के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन आप बड़े आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसे एक मेटा बॉक्स कहते हैं, यानी कि एक ऐसा बॉक्स जो मेटा डेटा ऐड करने के काम आए। मेटा डेटा से मुराद है डेटा के बारे में डेटा, और हर पोस्ट एक डेटा का यूनिट है। तो उस पोस्ट के डेटा के बारे में डेटा, यानी मिसाल के तौर पे अगर ये पोस्ट एक इवेंट है तो उस इवेंट के बारे में डेटा, यानी वो कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, कहाँ पे इवेंट हो रहा है, उसके ऑर्गेनाइजर्स कौन है, उसकी वेबसाइट क्या है, ये इस इवेंट के डेटा के बारे में सारी जो मालूमात है इसे मेटा डेटा कहते हैं। और ये इसका मेटा बॉक्स हमें ये मेटा डेटा ऐड करने की एक ही ऑर्गेनाइज्ड लोकेशन फराहम करता है। तो आइए अब देखते हैं कि हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल करके वर्डप्रेस में आसानी से कस्टम पोस्ट टाइप्स, कस्टम टेक्सोनमीज, कस्टम फील्ड्स और उन फील्ड्स के मेटा बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कस्टम पोस्ट टाइप्स ऐड करने के लिए जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंप्लीटली फ्री प्लगइन है, उसका नाम है कस्टम पोस्ट टाइप यूआई। इसे CPT UI भी कहा जाता है। CPT अक्सर कस्टम पोस्ट टाइप्स के लिए शॉर्ट एब्रीविएशन के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मैं इस लेसन में जहाँ भी CPT UI का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ वहाँ मेरी उससे मुराद कस्टम पोस्ट टाइप UI नामी ये प्लगइन होगा। ये प्लगइन वर्डप्रेस की प्लगइन रिपॉजिटरी पे बिल्कुल फ्री मौजूद है। इसे आप आसानी से अपनी वर्डप्रेस साइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी भी फ्री प्लगइन को इंस्टॉल किया जाता है। आइए इसे इंस्टॉल करते हैं। प्लगइन्स, ऐड न्यू, CPT UI, इंस्टॉल नाउ, एक्टिवेट। अब आप देखेंगे कि यहाँ मेन्यू में CPT UI का एक ऑप्शन ऐड हो चुका है। इसमें ऐड और एडिट पोस्ट टाइप्स की ऑप्शन भी मौजूद है और ऐड और एडिट टेक्सोनमीज़ की ऑप्शन भी मौजूद है। बाकी ऑप्शंस की आपको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर हम इसमें ऐड और एडिट पोस्ट टाइप के सेक्शन में आए, यहाँ हम एक नई पोस्ट टाइप ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हम मूवीज़ के नाम से एक पोस्ट टाइप ऐड करना चाहते हैं। का स्लग लिखेंगे। स्लग जैसे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, URL का वो हिस्सा है जो किसी भी पोस्ट टाइप को या वर्डप्रेस में किसी भी आइटम को, भले वो पोस्ट हो, भले वो कस्टम पोस्ट टाइप हो, या टेक्सोनमी हो, या टैग हो, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका स्लग हम मूवीज़ रख लेते हैं। इसका प्लूरल लेबल होगा मूवीज़ और सिंगुलर लेबल होगा मूवी। कोई भी कस्टम पोस्ट टाइप डिफाइन करते वक्त उसके लेबल्स को ऑप्शनली सेट किया जा सकता है ताकि वर्डप्रेस के एडमिन इंटरफेस में वो जहाँ जहाँ दिखाई दे वहाँ उसका प्रॉपर लेबल शो हो। तो उसके लिए यहाँ एक आसान तरीका है कि आप ये पॉपुलेट एडिशनल लेबल्स बेस्ड ऑन चोजन लेबल्स पे क्लिक करें तो ये प्लूरल और सिंगुलर वैल्यू जो आपने सेट की हैं इनकी बेसिस पे इसके तमाम मेन्यू आइटम नेम्स, एडिट आइटम नेम्स और सर्च का लेबल और पेरेंट और फीचर्ड इमेज और रिमूव फीचर्ड इमेज, आर्काइव्स, इन तमाम फील्ड्स के लेबल्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि यहाँ मेन्यू नेम, ऑल आइटम्स और ये तमाम लेबल्स पॉपुलेट हो चुके हैं। यहाँ पे अक्सर मैं एक चीज़ चेंज करता हूँ कि हाँ, मेन्यू नेम में ये जो माय फॉलोड बाय ये जो प्लूरल लेबल हमने सेट किया था वो लिखा नज़र आ रहा है, उसमें से मैं माय हटा देता हूँ ताकि इस तरह से यहाँ पोस्ट्स या पोर्टफोलियो या इवेंट्स वगैरह दिखाई दे रहा है। उसी तरह यहाँ ये मूवीज़ के तौर पे आइटम ऐड हो, माय मूवीज़ के तौर पे ऐड ना हो। अब हम स्क्रॉल डाउन करके कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। सेटिंग्स के सेक्शन में आप इस कस्टम पोस्ट टाइप की तमाम ऑप्शन सेट कर सकते हैं। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ ऑप्शंस को छेड़ने की अभी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देता हूँ।
अगर आपने इस पोस्ट टाइप को अपनी साइट के वर्डप्रेस एडमिन एरिया में या फ्रंट एंड पे दोनों में से कहीं भी डिस्प्ले करना है इसकी लिस्टिंग को या इसके एडमिन सेक्शन को, तो उसके लिए इसका पब्लिक होना ज़रूरी है। अगर इस ऑप्शन को आप फॉल्स सेट करेंगे तो इस पोस्ट टाइप का इस्तेमाल प्राइवेटली कोड के ज़रिए या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए किया जा सकता है जो वर्डप्रेस के इस एडमिन डैशबोर्ड में एडिट करने की ज़रूरत ना पड़े और उसे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करने की भी कभी ज़रूरत ना पड़े। बहुत रेयर केसेस में आपको इसकी शायद ज़रूरत पड़े, तो जनरली इसे ट्रू ही रखना चाहिए। पब्लिकली क्वेरिएबल ऑप्शन भी बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है और इसे ट्रू रखने से फ्रंट एंड से इस पोस्ट टाइप को क्वेरी करने का, यानी इसकी पोस्ट्स को रिट्रीव करना और उन्हें लिस्ट करना मुमकिन हो सकता है। इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है अगर हम चाहते हैं कि हम ये मूवीज़ अपनी साइट के फ्रंट एंड पे कहीं भी यूज़र्स को लिस्ट करके दिखाएं, तो उस पर हमें एक क्वेरी रन करनी पड़ती है और इसके लिए ज़रूरी है कि पोस्ट टाइप पब्लिकली क्वेरेबल हो। तो यूआई की ऑप्शन ये डिफ़ाइन करती है कि यहाँ वर्डप्रेस के बैक एंड में इस पोस्ट टाइप को एडिट करने के लिए जो इंटरफेस है, जैसे पोर्टफोलियो के लिए आप देख रहे हैं, वो दिखाया जाए या नहीं। तो इन नैव मेन्यू आइटम्स ये डिफ़ाइन करता है कि जब आप अपीयरेंसेस में मेन्यूज़ पे आते हैं तो इस पोस्ट टाइप से रिलेटेड आइटम्स इस मेन्यू में दिखाए जाएं या नहीं। जिस तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि पोस्ट्स के अलावा यहाँ पोर्टफोलियो की ऑप्शन मौजूद है। ये इस वजह से मौजूद है क्योंकि इस पोस्ट टाइप को सेट करते वक्त इसका शो इन नैव मेन्यूज़ ऑप्शन ट्रू रखा गया है। डिलीट विद यूज़र की ऑप्शन से मुराद है कि अगर एक यूज़र इस पोस्ट टाइप की पोस्ट क्रिएट करता है तो बाद में जब उस यूज़र को डिलीट किया जाए तो वो पोस्ट्स पीछे सिस्टम में रहें या उन पोस्ट्स को भी यूज़र के साथ ही डिलीट कर दिया जाए। जनरली इस ऑप्शन को फॉल्स रखना ही बेहतर है कि आप नहीं चाहते कि वर्डप्रेस का कोई यूज़र जब आप डिलीट करें तो उसके साथ उसने जो पोस्ट्स या कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट किए हैं वो भी डिलीट हो जाएं। हाँ, ऐसे केसेस में ये फ़ायदेमंद हो सकता है अगर वो पोस्ट टाइप सिर्फ़ और सिर्फ उस यूज़र के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए क्रिएट की गई हो। जैसा कि यूज़र की प्रोफाइल से रिलेटेड मालूमात आप उस कस्टम पोस्ट टाइप में स्टोर कर रहे हो, तो तब यूज़र डिलीट करने के बाद उसकी प्रोफाइल की रिलेटेड मालूमात सेव करने का अगर मकसद नहीं बनता तो आप डिलीट विद यूज़र ऑप्शन को यहाँ पे ट्रू सेलेक्ट कर सकते हैं। शो इन रेस्ट एपीआई की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होती है। इसका ज़्यादा ताल्लुक वर्डप्रेस की रेस्ट एपीआई के ज़रिए वर्डप्रेस के डेटा को किसी भी सिस्टम में रिट्रीव करके वहाँ शो करने से है, लेकिन इसका एक और भी इफ़ेक्ट होता है जो हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट साबित हो सकता है। वो ये है कि ये ऑप्शन अगर फॉल्स है तो वो पोस्ट टाइप वर्डप्रेस के बैक एंड में पुराने वर्डप्रेस के एडिटर के साथ शो होगी, और अगर ये ट्रू है तो वो पोस्ट टाइप बैक एंड में नए वर्डप्रेस एडिटर यानी गुटनबर्ग एक्सपीरियंस के साथ शो होगी, बशर्ते कि एक और ऑप्शन भी सिलेक्ट की जाए जिस पे हम अभी आते हैं। रेस्ट एपीआई बेस स्लग उस स्लग को डिफ़ाइन करता है जिसे इस्तेमाल करते हुए एपीआई के ज़रिए इस पोस्ट टाइप के डेटा को रिट्रीव किया जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वही वैल्यू होगी जो आपने इस पोस्ट टाइप को क्रिएट करते हुए ऊपर इसके स्लग के तौर पे सेट किया है। इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। रेस्ट एपीआई कंट्रोलर क्लास को भी अगर आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं तो छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैज़ आर्काइव की वैल्यू ये डिफ़ाइन करेगी कि इस पोस्ट टाइप की आर्काइव लिस्टिंग मुमकिन है या नहीं। अगर ये ट्रू है तो इसका जो भी आपने स्लग सेट किया है उस यूआरएल पे, मिसाल के तौर पे अगर ये स्लग मूवीज़ है तो bwwp.xyz/movies पे इस पोस्ट टाइप की तमाम पोस्ट्स का एक डिफ़ॉल्ट आर्काइव ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अगर ये आप फॉल्स सेट करते हैं तो इस पोस्ट टाइप के आर्काइव का ऑटोमेटिक सेटअप नहीं होगा। आप अगर चाहते हैं तो फिर किसी भी पेज पे एक वर्डप्रेस की क्वेरी रन करके इस पोस्ट टाइप की तमाम पोस्ट को रिट्रीव करके दिखा सकते हैं। मैं उमूमन इस ऑप्शन को ट्रू रखता हूं ताकि वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इस पोस्ट टाइप का एक स्टैंडर्ड तरीके से आर्काइव बना दे और उस आर्काइव को हम अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हुए उस पोस्ट टाइप को लिस्ट कर सकें। एक्सक्लूड फ्रॉम सर्च की ऑप्शन को उमूमन मैं फ़ॉल्स रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अक्सर ऐसी पोस्ट टाइप्स जो मैं क्रिएट करूँ वो वर्डप्रेस पे सर्च करने में सर्च रिज़ल्ट्स में दिखाई जाएँ। अगर आप एक ऐसी पोस्ट टाइप क्रिएट कर रहे हैं जो सर्च रिज़ल्ट्स में दिखाना ज़रूरी नहीं है तो इस ऑप्शन को आप ट्रू करें ताकि ये सर्च में से एक्सक्लूड हो जाए। कैपेबिलिटी टाइप को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेसिकली इस पोस्ट से ये डिफ़ाइन हो रहा है कि इस कस्टम पोस्ट टाइप की कैपेबिलिटीज़
यानी इसके फीचर्स या इसके साथ जो किया जा सकता है वो उससे मिलता जुलता है जो वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पोस्ट टाइप के साथ किया जा सकता है। हायरार्किकल की ऑप्शन से आप ये सेट कर सकते हैं कि इस पोस्ट टाइप में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है या नहीं। इस तरह वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट जो पोस्ट टाइप है उसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता। एक पोस्ट किसी दूसरी पोस्ट की चाइल्ड पोस्ट नहीं हो सकती, वो इंडिपेंडेंट होती हैं। जबकि पेजेस में एक पेज किसी दूसरे पेज का चाइल्ड पेज हो सकता है और उसका स्लग भी पेरेंट पेज के हिसाब से जनरेट होगा। यानी अगर मैं अबाउट पेज के चाइल्ड के तौर पे एक कॉन्टैक्ट पेज ऐड करता हूँ तो उस कॉन्टैक्ट पेज का स्लग www.xyz/about/contact हो जाएगा। जबकि अगर कॉन्टैक्ट पेज डायरेक्टली पेरेंट लेवल पे ऐड है तो अबाउट पेज का स्लग www.xyz/about रहेगा और कॉन्टैक्ट पेज का स्लग www.xyz/contact रहेगा। हम चूँकि ये कस्टम पोस्ट टाइप मूवीज़ के लिए ऐड कर रहे हैं और मूवीज़ में कोई एक मूवी दूसरी मूवी की पेरेंट या चाइल्ड नहीं हो सकती, इसलिए हम हायरार्किकल के ऑप्शन को फॉल्स रखेंगे। ये राइट की ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू है, इसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफ़ाइन करती है कि वर्डप्रेस इस पोस्ट के लिंक को जो हमने अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग्स में लिंक्स का फॉर्मेट सेट किया है उस तरह से रीराइट करेगा या नहीं। और हम चाहते हैं कि तमाम पोस्ट टाइप्स इंक्लूडिंग कस्टम पोस्ट टाइप्स उनके लिंक्स को वर्डप्रेस हमारी सेटिंग्स के मुताबिक फॉर्मेट करे, इसलिए इस ऑप्शन को ट्रू ही रखना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस पोस्ट टाइप का URL में नज़र आने वाला स्लग इसको क्रिएट करते हुए जो ऊपर टॉप पे आपने स्लग डिफ़ाइन किया इससे मुख्तलिफ हो, मिसाल के तौर पे यहाँ अगर आपने मूवीज़ डिफ़ाइन किया है और आप चाहते हैं कि URL में ये फिल्म्स के तौर पे नज़र आए, जो कि आपको शायद चंद केसेस में इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ये केस टू केस डिपेंड करता है। इस केस में तो हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर आपका यूज़ केस ऐसा है जिसमें इसे मुख्तलिफ वैल्यू रखने की ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे जो भी कस्टम वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे इस पोस्ट का URL में स्लग वो वैल्यू सेट हो जाए। हम इसे एम्प्टी रहने देते हैं ताकि ये इस पोस्ट टाइप के डिफ़ॉल्ट स्लग की वैल्यू यानी मूवीज़ ही को इसके URL का स्लग भी इस्तेमाल करे। इस विद फ्रंट की ऑप्शन को छेड़ने की ज़्यादातर तो ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन अगर आपने वर्डप्रेस की परमालिंक सेटिंग्स में अपनी पोस्ट्स के लिए एक URL बेस सिलेक्ट की है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे हमने अभी अपना URL स्ट्रक्चर domain/post slug रखा हुआ है। पोस्ट नेम यहाँ बेसिकली पोस्ट के स्लग को डिफाइन करता है। अगर हमने यहाँ पे इसे /blog/post slug रखा होता तो ये जो /blog की ऑप्शन है ये इस URL का फ्रंट कहलाती। अब अगर आप यहाँ पे विद फ्रंट की ऑप्शन को ट्रू रखेंगे तो इस पोस्ट टाइप की भी जितनी पोस्ट्स हैं उनके लिंक से पहले यही वाला URL का फ्रंट अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे www.xyz/blog/movies/bicentennial man। और हमारी ये पोस्ट टाइप चूँकि ब्लॉग से कम्प्लीटली डिफरेंट है, मूवीज़ का ब्लॉग से ताल्लुक़ नहीं है। ब्लॉग में पोस्ट हम दिखाना चाहते हैं और मूवीज़ में हम एक्चुअल मूवीज़ को लिस्ट करना चाहते हैं, तो हम इस ऑप्शन को उमूमी तौर पे फॉल्स ही रखेंगे। अगर यहाँ पे बेस स्लग सेट नहीं हुआ तो इस ऑप्शन को ट्रू रखें या फॉल्स रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अक्सर साइट्स में जहाँ पे आप एक कस्टम पोस्ट टाइप भी क्रिएट करें और वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट ब्लॉग्स को भी डिस्प्ले करें तो उसमें ऐन मुमकिन है कि आप ब्लॉग्स के लिए यहाँ पे एक /blog या /news या /announcements टाइप की बेस वैल्यू URL के लिए सेट करें। तो ऐसे केसेस में इस विद फ्रंट की ऑप्शन को फॉल्स सेट करना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। क्वेरी वार की एक्सप्लेनेशन में जाने की भी हमें ज़रूरत नहीं है, बस इसे ट्रू ही रहने दीजिएगा। कस्टम क्वेरी वार स्लग की भी हमें ज़रूरत नहीं है। मेन्यू पोजीशन ये डिफ़ाइन करती है कि इस मेन्यू में ये पोस्ट टाइप कहाँ पे ऐड होगी। अगर आप इस अवेलेबल ऑप्शंस के लिंक को एक नए टैब में ओपन करें तो आप देखेंगे कि ये रिसोर्स एक और लिंक पे मूव हो चुका है। आप इस लिंक पे क्लिक करें। यहाँ रजिस्टर पोस्ट टाइप के फंक्शन की रेफरेंस में मेन्यू पोजीशन के नाम से एक ऑप्शन होगी, वहाँ तक स्क्रॉल करें और ये हमें मेन्यू पोजीशन की ऑप्शन मिल गई है। इसमें आप
ये रेफरेंस देख सकते हैं कि मेन्यू पोजीशन के लिए कौन सी वैल्यू सेट करने पे वो पोस्ट टाइप कहाँ ऐड होगी। अगर आप ये वैल्यू 5 सेट करते हैं तो वो पोस्ट्स के नीचे ऐड होगी। जिस तरह इस पोर्टफोलियो प्लगइन के ऑथर ने इस पोस्ट टाइप को क्रिएट करते हुए इसकी ऑप्शन 5 से 10 के दरमियान कोई रखी है, जिस वजह से वो पोस्ट्स के नीचे शो हो रही है। 10 और 15 के दरमियान अगर आप कोई ऑप्शन रखेंगे तो वो मीडिया के नीचे शो होगी। इसी तरह 20 और 25 के बीच में कोई ऑप्शन रखेंगे तो वो पेजेस के नीचे शो होगी। और बाकी वैल्यूज़ भी आप देख सकते हैं। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इस पोस्ट टाइप के वर्डप्रेस मेन्यू आइटम को कहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं। मैं इस केस में अगर लेट्स से 7 की ऑप्शन रखता हूँ तो एन मुमकिन है कि पोर्टफोलियो के बाद शो हो, लेकिन अगर इस पोर्टफोलियो पोस्ट टाइप क्रिएट करने वाले ऑथर ने इस प्लगइन में इसकी पोजीशन 7 रखी है तो मुझे हो सकता है 8 रखनी पड़े अगर मैं इसके बाद दिखाना चाह रहा हूँ, या 6 रखनी पड़े अगर मैं इससे पहले दिखाना चाह रहा हूँ। अगर इसने 6 रखी है तो मुझे उससे पहले दिखाने के लिए 5 रखनी पड़ेगी और उसके बाद दिखाने के लिए 7 या 8 रखनी पड़ेगी। तो इसमें आपको ट्रायल एंड एरर से काम लेना पड़ सकता है ताकि आप इसकी एग्जैक्ट पोजीशन को बाकी प्लगइन्स की ऐड की हुई पोस्ट टाइप्स के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। शो इन मेन्यू ऑप्शन अगर ट्रू होगी तो ये पोस्ट टाइप यहाँ इस वर्डप्रेस के एडमिन मेन्यू में दिखाई देगी, अदरवाइज यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। और अगर आप चाहते हैं कि ये पोस्ट टाइप इस मेन्यू में टॉप लेवल पे ना दिखाई दे बल्कि किसी और मेन्यू के अंदर उसके सब मेन्यू के तौर पे दिखाई दे, तो यहाँ पे आप उस मेन्यू की फ़ाइल का नाम लिख सकते हैं। जिस तरह अगर मैं अपना माउस अपीयरेंस पे हवर करूँ तो आप बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं कि इस लिंक का URL है bwwp.xyz/wp-admin/themes.php। तो इसका लास्ट पार्ट यानी themes.php अगर आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये पोस्ट टाइप अपीयरेंसेस के अंदर ऐड होगी। इसी तरह अगर आप यहाँ plugins.php एंटर करेंगे तो ये इस प्लगइन सेक्शन में ऐड होगी। अगर आप users.php सेट करेंगे तो ये इस यूज़र मेन्यू में एक सब मेन्यू के तौर पे ऐड होगी। उमूमन हमें इस ऑप्शन को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो अब आ जाते हैं मेन्यू आइकॉन पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ हर पोस्ट टाइप जो ऐड हुई है उसके साथ एक आइकॉन मौजूद है। वर्डप्रेस के साथ डैश आइकॉन्स नाम से एक आइकॉन सेट आता है और ये आइकॉन्स अक्सर उस डैश आइकॉन के सेट से ही लिए जाते हैं, लेकिन ये लाजिम नहीं है। आप चाहें तो इस आइकॉन के लिए एक इमेज फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। मैं इसके लिए डैश आइकॉन्स यूज़ करना ही पसंद करता हूँ क्योंकि वर्डप्रेस के यूज़र इंटरफेस में बिल्कुल नेचुरली फिट लगते हैं। तो अगर हम इस डैश आइकॉन्स के रिसोर्स को ओपन करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम इस पूरी डैश आइकॉन्स में मौजूद आइकॉन्स की लिस्ट को ब्राउज़ कर सकते हैं और इनमें से किसी भी आइकॉन को क्लिक करने पर यहाँ हम उसका स्लग देख सकते हैं। ये वैल्यू यहाँ से कॉपी करके कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करते वक्त मेन्यू आइकॉन की फील्ड में एंटर करें तो इस पोस्ट टाइप के लिए ये आइकॉन वर्डप्रेस के एडमिन आइकॉन के तौर पे सेट हो जाएगा। और हम चाहें तो यहाँ अपनी मर्ज़ी की पोस्ट टाइप के लिए आइकॉन को सर्च भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारी मूवी पोस्ट टाइप के लिए वीडियो का आइकॉन मुनासिब रहेगा और यहाँ वीडियो सर्च करने पे वीडियो से रिलेटेड मुख्तलिफ आइकॉन्स आ चुके हैं। मैं इसमें मूवीज़ के लिए ये फिल्म स्ट्रिप वाला आइकॉन सिलेक्ट करता हूँ। इसके स्लग को यहाँ से कॉपी करके यहाँ मेन्यू आइकन की फील्ड में पेस्ट कर देता हूँ। अब बाकी कुछ ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट पोस्ट्स और पेजेस की तरह इस कस्टम पोस्ट टाइप में भी टाइटल, कंटेंट एडिटर और फीचर्ड इमेज की फील्ड्स मौजूद हों तो इन्हें सेट कर लीजिए। मैं अक्सर एक्सेप्ट को भी इनेबल कर लेता हूँ। ट्रैकबैक्स को कभी भी इनेबल करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती। ये वर्डप्रेस की एक पुरानी ऑप्शन है जो अभी किसी भी साइट पे इस्तेमाल नहीं की जाती और इसे इनेबल करने से खामखा स्पैम के आने का एक रास्ता ही खोला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि इस कस्टम पोस्ट टाइप में कस्टम फील्ड्स ऐड की जा सकें तो इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना मत भूलिएगा। और अगर यूज़र्स को इस पोस्ट टाइप पे कमेंट्स पोस्ट करने की ऑप्शन देना चाहते हैं तो कमेंट सेलेक्ट कीजिए। रिविजन्स वर्डप्रेस का एक ऐसा फीचर है जिसके ज़रिए आप किसी भी पोस्ट को एडिट करने के बाद उसके किसी पिछले एडिटेड वर्जन पे आसानी से जा सकते हैं। इसे इनेबल करना भी जनरली अच्छा रहता है। ऑथर की ऑप्शन उमूमन ब्लॉग पोस्ट्स के लिए तो काफ़ी रेलेवेंट होती है ताकि उस पोस्ट को पब्लिश करने पे ये देखा जा सके कि वो किस ऑथर ने ऐड की है और उस ऑथर के तमाम पोस्ट्स के आर्काइव को
हम फ्रंट एंड पे भी अगर चाहें तो पब्लिश कर सकें, ख़ास तौर पे ऐसी पब्लिकेशंस में जहाँ मल्टीपल ऑथर्स यानी एक से ज़्यादा ऑथर्स पोस्ट्स लिखते और पब्लिश करते हों, वहाँ ऑथर की फील्ड काफ़ी यूज़फुल साबित हो सकती है। मूवीज़ जैसे कंटेंट टाइप के लिए ऑथर की कोई ख़ास रेलेवेंस नहीं है, इसलिए इसे मैं यहाँ पे डिसेबल्ड ही छोड़, इसकी जैसे मैंने पहले मेंशन किया ज़्यादा रेलेवेंस ब्लॉग पोस्ट्स के लिए ही हो। पेज एट्रीब्यूट्स और पोस्ट फॉर्मेट्स की भी हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। पेज एट्रीब्यूट्स इनेबल करने पे इस पोस्ट टाइप में जो वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट पेजेस होते हैं उनके कुछ फीचर्स इनेबल हो जाते हैं, जैसा कि पेज टेम्पलेट्स वगैरह। अगर हमें मुस्तकबिल में किसी पोस्ट टाइप के लिए उस फीचर की ज़रूरत पड़ी तो इस ऑप्शन को देख लेंगे, लेकिन ज़्यादातर आपको इसकी ज़रूरत नहीं। पोस्ट फॉर्मेट्स वर्डप्रेस का एक ऐसा फीचर था जिसे इस्तेमाल करते हुए एक ही पोस्ट टाइप में आप मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की पोस्ट्स को अलग-अलग तरीके से फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कर सकते थे। इसके लिए आपके थीम का पोस्ट फॉर्मेट सपोर्ट करना ज़रूरी है। आजकल ये फीचर ना तो ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ना ही इसकी फ्यूचर डेवलपमेंट का कोई बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसलिए मैं इसे इनेबल करना ज़रूरी नहीं समझता। कस्टम सपोर्ट्स की ऑप्शन की हमें फ़िलहाल किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। अब आखिर में इस वक्त वर्डप्रेस में जितनी भी टेक्सोनमीज़ मौजूद हैं, डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज़ और टैग्स की टेक्सोनमीज़ और पोर्टफोलियो कैटेगरीज़, पोर्टफोलियो टैग्स और इवेंट कैटेगरीज़ की टेक्सोनमीज़ जो हमारे पोर्टफोलियो वाले प्लगइन और इस इवेंट वाले प्लगइन ने क्रिएट किए हैं, वो सब मौजूद हैं। इनमें से जो टेक्सोनमीज़ हम इस कस्टम पोस्ट टाइप के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं वो हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद इस पोस्ट टाइप की किसी भी पोस्ट को ऐड या एडिट करते वक्त यूज़र वो टेक्सोनमीज़ भी इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर सकेगा, यानी कैटेगरी टैग या पोर्टफोलियो कैटेगरी, पोर्टफोलियो टैग या इवेंट कैटेगरीज। इन तीनों टेक्सोनमीज़ के नाम से ही जाहिर है कि इन्हें ख़ास तौर पे इसलिए बनाया गया ताकि ये पोर्टफोलियो या इवेंट की पोस्ट टाइप के लिए ही इस्तेमाल की जाए। इन्हें मूवीज़ के लिए सिलेक्ट करने की कोई तुक नहीं बनती। हम चाहें तो ये जो डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज और टैग्स की टेक्सोनमीज़ हैं इन्हें अपनी मूवीज़ की पोस्ट टाइप के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर इसकी ज़रूरत नहीं तो हम बाद में इस पोस्ट टाइप के लिए खुसूसी तौर पे टेक्सोनमीज़ बना भी सकते हैं, जो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। फ़िलहाल मैं सिर्फ टैग्स को इस पोस्ट टाइप के लिए भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और कैटेगरीज़ को डिसेबल कर देता हूँ। अब हम ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पोर्टफोलियो के नीचे मूवीज़ के नाम से इस पोस्ट टाइप का एक सेक्शन ऐड हो चुका है, जिसमें ऑल मूवीज़, ऐड न्यू और टैग्स की ऑप्शन मौजूद है। क्योंकि ये पोस्ट टाइप क्रिएट करते हुए हमने टैग्स की टेक्सोनमी को इसके साथ एसोसिएट कर दिया था। अब हम अगर यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करें तो हम एक नई मूवी को अपने वर्डप्रेस साइट में ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का नया एडिटिंग इंटरफेस यानी गुटेनबर्ग इस पोस्ट टाइप के लिए इनेबल हुआ है। अब हम अगर वापस जाएं तो यहाँ एडिट पोस्ट टाइप्स पे क्लिक करें। अगर CPTUI को इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ एक से ज़्यादा पोस्ट टाइप्स ऐड किए हैं तो यहाँ से जिस पोस्ट टाइप को आप एडिट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। फ़िलहाल यहाँ सिर्फ मूवीज़ ही मौजूद है, इसलिए हमें यहाँ कुछ भी और सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद शो इन रेस्ट API की ऑप्शन को ट्रू की जगह फॉल्स सेट करके सेव करें और उसके बाद मूवीज़ में आके ऐड न्यू की ऑप्शन पे क्लिक करें। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लासिक वर्डप्रेस एडिटर की ऑप्शन आ रही है। वो वर्डप्रेस का जो मॉडर्न गुटेनबर्ग एडिटिंग इंटरफेस है वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। कुछ पोस्ट टाइप्स के लिए हमें गुटेनबर्ग इंटरफेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनके लिए ये क्लासिक एडिटर की ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन ये याद रहे कि अगर आपने इस पोस्ट टाइप को रेस्ट API के थ्रू एक्सेस करना है तो आपको गुटेनबर्ग का इंटरफेस ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए अब कस्टम टेक्सोनमीज़ की तरफ चलते हैं। जिस तरह हमने CPTUI को इस्तेमाल करते हुए ऐड पोस्ट टाइप किया, उसी तरह अगर हम ऐड/एडिट टेक्सोनमीज़ पे क्लिक करें तो हम एक नई टेक्सोनमी ऐड कर सकते हैं या पहले से ऐड की हुई किसी टेक्सोनमी को एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मूवीज़ के लिए जॉनरा की टेक्सोनमी ऐड करते हैं। हम यहाँ इस टेक्सोनमी का स्लग लिखेंगे, प्लूरल लेबल जॉनराज, सिंगुलर लेबल जॉनरा। अब जैसा हमने पहले पोस्ट्स के सिलसिले में किया वैसे ही हम इस पॉपुलेट एडिशनल लेबल्स बेस्ड ऑन चोजन लेबल्स की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये वर्डप्रेस एडमिन सिस्टम में दिखाई देने वाले इस टेक्सोनमी के तमाम लेबल्स को इन सिंगुलर और प्लूरल लेबल्स की बेसिस पे ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। और जैसा कि पोस्ट टाइप क्रिएट करते हुए हमने देखा कि हम उसे किसी भी वर्डप्रेस में मौजूद टेक्सोनमीज़ के साथ एसोसिएट कर सकते हैं, इसी तरह टेक्सोनमी क्रिएट करते वक्त हम वर्डप्रेस में मौजूद किसी भी पोस्ट टाइप के साथ उसे एसोसिएट कर सकते हैं।
यहाँ पे आपको वर्डप्रेस की इस इंस्टॉलेशन में मौजूद तमाम पोस्ट टाइप्स दिखाई देंगी, जिनमें से ये पोस्ट्स, पेजेस और मीडिया WP कोर यानी वर्डप्रेस की कोर पोस्ट टाइप्स हैं। उसके अलावा मूवीज़, पोर्टफोलियो और इवेंट्स कस्टम पोस्ट टाइप्स हैं, जो या तो हमने CPT UI या कस्टम कोड या किसी प्लगइन को इस्तेमाल करते हुए इस वर्डप्रेस साइट में ऐड की हैं। हम चूँकि ये टेक्सोनॉमी मूवीज़ के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ मूवीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। लेबल्स हमारे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम इस टेक्सोनॉमी की ऑप्शंस पे आते हैं, और इनमें से बहुत सी ऑप्शंस एग्जैक्टली वही हैं जो हमने पोस्ट टाइप ऐड करते हुए देखी, इसलिए उनकी एक्सप्लेनेशन दोबारा बताना ज़रूरी नहीं है। टेक्सोनॉमीज़ के केस में हायरार्किकल की ऑप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे ट्रू रखने पर यह टेक्सोनॉमी वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज़ की तरह बिहेव करेगी, यानी इसमें पेरेंट और चाइल्ड ऑप्शन हो सकती हैं। जैसे एक कैटेगरी किसी एग्जिस्टिंग कैटेगरी का चाइल्ड आइटम हो सकती है, और इसे वर्डप्रेस में ऐड करते वक्त जो इसका मेटा बॉक्स होगा वो भी कैटेगरीज जैसा होगा। अगर हम यहाँ हायरार्किकल को फॉल्स सिलेक्ट करते हैं तो इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं हो सकती, और इसे ऐड करते वक्त जो मेटा बॉक्स दिखाई देगा वो टैग्स जैसा होगा। इन दोनों टाइप्स के मेटा बॉक्सेस को ज़रा एक नज़र फिर देख लेते हैं। अगर मैं वर्डप्रेस में एक नई पोस्ट ऐड करूँ तो यहाँ कैटेगरीज़ का मेटा बॉक्स उसकी तमाम ऑप्शंस को चेक बॉक्सेस के तौर पे लिस्ट कर रहा है। हम यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई नई कैटेगरी चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करके उसका नाम सेट करना पड़ेगा, जैसे कि एशिया। और अगर हम चाहते हैं कि इसे किसी एग्जिस्टिंग कैटेगरी के चाइल्ड के तौर पे ऐड किया जाए तो यहाँ हम इसकी पेरेंट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि ट्रैवल, और ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ ट्रैवल के नीचे एशिया के नाम से ऐड हो जाएगी। टैग्स का मेटा बॉक्स आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है। यहाँ एग्जिस्टिंग टैग्स की लिस्ट नहीं दिखाई दे रही, और हमने कोई नया टैग ऐड करना है या कोई एग्जिस्टिंग टैग इस पोस्ट पे अप्लाई करना है तो उसके लिए हमने सिर्फ उस टैग का नाम सर्च करना है। जैसा कि फैशन नाम से टैग जो पहले से मौजूद है उसका नाम टाइप करना शुरू करने पर ही यहाँ पे उसे सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ जाती है। और अगर मैं कुछ ऐसा टाइप करूं जो यहाँ पहले से टैग की सूरत में मौजूद नहीं, मिसाल के तौर पे शूज़, तो उसके बाद कॉमा प्रेस करने पर वो एक नए टैग के तौर पे वर्डप्रेस में भी ऐड हो जाएगा और इस पोस्ट पे अप्लाई भी हो जाएगा जब हम इस पोस्ट को पब्लिश या सेव करेंगे। अब वापस अपनी कस्टम टेक्सोनॉमी की तरफ चलते हैं। हालांकि हमें पेरेंट और चाइल्ड जॉनर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इस टेक्सोनॉमी के लिए इसका एक चेक बॉक्स टाइप की लिस्ट में शो होना ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए मैं इसे यहाँ पे हायरार्किकल ट्रू के तौर पे सेट करता हूँ। बाकी किसी भी ऑप्शन को छेड़ने की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। रीराइट विद फ्रंट की ऑप्शन को मैं फॉल्स सेट करता हूँ। और रीराइट हायरार्किकल की ऑप्शन तब मुफीद साबित हो सकती है अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्सोनॉमी की पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स भी हों, और उसमें से किसी चाइल्ड आइटम को, मिसाल के तौर पे अगर एक एक्शन के नाम से जॉनरा है और उसका चाइल्ड जॉनरा वॉर के नाम से है, और आप चाहते हैं कि वॉर की टेक्सोनॉमी का आर्काइव www.xyz/action/war हो, तो रीराइट हायरार्किकल का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर ये फॉल्स है तो उस वॉर टेक्सोनॉमी का आर्काइव www.xyz/action/war की जगह www.xyz/war होगा। यानी उस URL को रीराइट करने में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इस्तेमाल नहीं होगी। उमूमन जहाँ भी हम कस्टम पोस्ट टाइप या कस्टम टेक्सोनॉमीज़ में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ हम ये चाहते हैं कि वो रिलेशनशिप URL में भी दिखाई दे, तो उसके लिए रीराइट हायरार्किकल की ऑप्शन को ट्रू सेट कर लेना ज़रूरी है। शो एडमिन कॉलम की ऑप्शन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम पोस्ट्स की लिस्ट को देखें तो यहाँ आपको ऑथर, कैटेगरीज, टैग्स वगैरह के कॉलम नज़र आएंगे। हम अगर चाहते हैं कि हमारी मूवीज़ पोस्ट टाइप में जॉनरा का कॉलम भी इसी तरह दिखाई दे, तो इस शो एडमिन कॉलम्स की ऑप्शन को ट्रू सेट कर लें।
शो इन रेस्ट एपीआई को ट्रू रहने दें, इसके बेस स्लग को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी कंट्रोलर क्लास फ़िलहाल हमारे स्कोप से बाहर है। शो इन क्विक स्लैश बल्क एडिट पैनल, ये भी एक काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है। इसे देखने के लिए हम फिर पोस्ट की लिस्ट पे जाते हैं और किसी भी पोस्ट पे क्विक एडिट को क्लिक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज और टैग्स को इस पोस्ट को फुली एडिट किए बगैर इस क्विक एडिट इंटरफेस में सेट करना या चेंज करना मुमकिन है। अगर आप चाहते हैं कि मूवीज़ के लिए जॉनरास को भी बिल्कुल इसी तरह क्विक एडिट से चेंज करना मुमकिन हो तो इस ऑप्शन को ट्रू कर लीजिए। मेटाबॉक्स कॉल बैक और डिफ़ॉल्ट टर्म को सेट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिफ़ॉल्ट टर्म के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज़ में एक अनकैटेगराइज्ड के नाम से डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मौजूद है जिसे डिलीट नहीं किया जा सकता और जो हर ऐसी पोस्ट पे अप्लाई हो जाती है जिसके लिए हमने कोई भी कैटेगरी स्पेसिफिकली अप्लाई ना की हो। उसी तरह अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्सोनॉमी में भी एक ऐसी डिफ़ॉल्ट टर्म हो जो कि कोई भी जॉनरा ना अप्लाई करने पे किसी मूवी पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए तो यहाँ आप वो सेट कर सकते हैं। हमें जॉनरा के लिए कोई ऐसी डिफ़ॉल्ट टर्म की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे और ऐड टेक्सोनॉमी पे क्लिक करेंगे। अब हम अगर अपनी मूवीज़ में देखें तो यहाँ जॉनरास के नाम से ये टेक्सोनॉमी ऐड हो चुकी है और अगर हम मूवीज़ में ऐड न्यू पे क्लिक करें तो हम यहाँ टैग्स के साथ साथ जॉनरास भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल कोई भी जॉनरा एग्जिस्ट नहीं करता तो चलिए सबसे पहले कुछ जॉनरास ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी नई मूवी ऐड करते वक्त या किसी एग्जिस्टिंग मूवी को एडिट करते वक्त इसी इंटरफेस से नए जॉनरास ऐड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ जॉनरास की लिस्ट में आकर अपनी मर्ज़ी से एक ही दफ़ा बल्क में या एक एक करके जॉनरास भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं कुछ जॉनरास ऐड कर लेता हूँ जैसे कि एक्शन, एडवेंचर, थ्रिलर, साई-फाई, फैंटेसी। चलिए अब एक मूवी ऐड करते हैं। का टाइटल सेट करते हैं इंटरस्टेलर। और इसके कंटेंट के लिए मैं विकिपीडिया से कॉपी की हुई इसकी डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर लेता हूँ। जॉनरा में साई-फाई सिलेक्ट कर लेते हैं। टैग्स में मैं यहाँ एक फीचर्ड के नाम से टैग ऐड कर लेता हूँ जिसका इस्तेमाल हम बाद में देखेंगे। एक्सेप्ट में मैं चाहूँ तो इसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकता हूँ जो इसकी तमाम पोस्ट लिस्टिंग्स में प्रीव्यू के तौर पे दिखाई जाएगी। अगर आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से कुछ कस्टम डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं करते तो ये जो आपने इस पोस्ट का कंटेंट ऐड किया है उसी में से ऑटोमेटिकली उसके शुरू के वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए एक एक्सेप्ट जनरेट भी किया जा सकता है। इसे हम बाद में देखेंगे। अब इस मूवी के लिए एक फीचर्ड इमेज भी ऐड कर लेते हैं। अब हम इस मूवी को पब्लिश करने के लिए रेडी हैं। हमारी ये मूवी पब्लिश हो चुकी है। अब यहाँ व्यू पोस्ट की ऑप्शन को अगर हम एक नए टैब में ओपन करें और अगर आप ये ऑप्शन डिसमिस कर चुके हैं तो इस परमालिंक को भी आप एक नए टैब में ओपन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरस्टेलर के नाम से इस कंटेंट के साथ ये पोस्ट पब्लिश्ड है और ये bwp.xyz/movies जो कि इस कस्टम पोस्ट टाइप का स्लग है /इंटरस्टेलर जो कि इस मूवी का स्लग है उस URL पे देखी जा सकती है। अगर हम यहाँ से /इंटरस्टेलर को हटा दें और bwp.xyz/movies को विज़िट करें तो यहाँ देखेंगे कि हमें इस मूवीज़ पोस्ट टाइप का आर्काइव दिखाई दे रहा है जिसमें फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ एक इंटरस्टेलर के नाम से एंट्री है क्योंकि हमने और कोई मूवी ऐड नहीं की। लेकिन जब हम और मूवीज़ ऐड करेंगे तो वो यहाँ एक ग्रिड फॉर्मेट में इसके साथ सेकंड, थर्ड एंड नेक्स्ट कॉलम एंट्रीज़ के तौर पे दिखाई देंगी। और इस ऑप्शन पे अगर हम क्लिक करें तो वापस इंटरस्टेलर मूवी का सिंगल व्यू ओपन हो जाता है। इस सिंगल व्यू को अभी तक हमने कस्टमाइज़ नहीं किया इसलिए यहाँ पे ना तो इसका फीचर्ड इमेज और ना ही किसी किस्म का मेटा डेटा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये हमारे अगले चैप्टर का सब्जेक्ट होगा। इस चैप्टर में हम कस्टम पोस्ट टाइप्स, टेक्सोनॉमीज़ और फील्ड्स को बैक एंड में ऐड और मैनेज करना ही सीखेंगे। कस्टम फील्ड्स पे जाने से पहले हम
जॉनरा की टेक्सोनॉमी के आर्काइव को भी देख लेते हैं। तो यहाँ जॉनरा की लिस्ट में अगर हम साई-फाई की एंट्री पे व्यू को क्लिक करें तो आप ये URL देख सकते हैं bwwp.xyz/genre/sci-fi, और इसमें आपको इंटरस्टेलर की एंट्री दिखाई दे रही है क्योंकि इस मूवी का जॉनरा हमने साई-फाई के तौर पे सेट किया है। यहाँ मैं कोई चीज़ भी बताता चलूँ, अगर ये जॉनरा की टेक्सोनॉमी आप सिर्फ मूवीज़ के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद आप चाहें कि इसका स्लग bwwp.xyz/movies/genre/sci-fi हो, ताकि मूवीज़ से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन bwwp.xyz/movies के सेक्शन में ही रहे। उसके लिए आपने सिर्फ इस जॉनरा के स्लग को चेंज करना है। आप CPTUI में add/edit टेक्सोनॉमीज़ में आएँ, यहाँ एडिट टेक्सोनॉमीज़ के टैब पे क्लिक करें और ये ध्यान रखें कि सिलेक्टेड टेक्सोनॉमी जॉनराज ही होनी चाहिए। अब यहाँ इस टेक्सोनॉमी का स्लग हम जॉनरा ही रखेंगे, लेकिन इसकी ऑप्शंस में इसका रीराइट स्लग हम मूवीज़ स्लैश जॉनरा रख सकते हैं। अब हम अगर इसे सेव टेक्सोनॉमी करें और वापस मूवीज़ की जॉनराज लिस्ट पे आएँ, यहाँ साई-फाई को एक नए टैब में व्यू करें तो आप देखेंगे कि अब इसका URL स्ट्रक्चर bwwp.xyz/movies/genre/sci-fi है। मैं किसी एक मूवी का लिंक bwwp.xyz/movies/ जो भी उस मूवी की पोस्ट का अपना स्लग है, और मूवीज़ का अपना आर्काइव bwwp.xyz/movies है। यानी मूवीज़ से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन bwwp.xyz/movies के लिंक के अंडर है। इसे साइलोइंग भी कहते हैं। अगर आप अपनी एक साइट पे मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट को मैनेज और प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप हर कंटेंट के लिए एक साइलो टाइप का सेक्शन सेटअप कर सकते हैं, जो URL स्ट्रक्चर में टॉप लेवल पे आपकी डोमेन के बाद उस पर्टिकुलर कंटेंट टाइप के नाम के अंडर होगा। उससे रिलेटेड सिंगल आइटम्स भी उस बेस URL के बाद आएंगे, उससे रिलेटेड टेक्सोनॉमीज़ के आर्काइव्स भी उस बेस URL के बाद आएंगे। इसका SEO के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। गूगल को आपकी साइट एक अच्छे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है और उसे ये पता चलता है कि आपकी साइट पे तमाम मूवीज़ इसी मूवीज़ के सेक्शन में मौजूद हैं। लेट्स से अगर बुक्स हैं तो वो आपकी डोमेन /बुक्स के सेक्शन में मौजूद हैं, और इवेंट्स हैं तो वो आपकी डोमेन /इवेंट्स के सेक्शन में मौजूद हैं। इस तरह से इंफॉर्मेशन की लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जनरली भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। इस स्टेज पे हम अपनी इस नई कस्टम पोस्ट टाइप के लिए मेन्यू एंट्रीज भी क्रिएट कर लेते हैं। तो चलते हैं अपीयरेंसेस में, मेन्यूज़ में। यहाँ जैसे पहले कस्टम लिंक इस्तेमाल करते हुए हमने पोर्टफोलियो की एंट्री ऐड की थी, उसी तरह हम एक /मूवीज़ और लिंक टेक्स्ट मूवीज़ के साथ एंट्री ऐड करेंगे। उसे अपनी मर्ज़ी की जगह पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और यहाँ हम एक और काम भी करेंगे। अपने जॉनराज को इस मूवीज़ के सेक्शन के नीचे ऐड करेंगे। इन पांचों जॉनराज को यहाँ व्यू ऑल से सिलेक्ट करके ऐड टू मेन्यू के बाद इन्हें ड्रैग करके मूवीज़ के नीचे ड्रॉप। और आप देख सकते हैं कि ड्रॉप करते वक्त मैं इसकी पोजीशन मूवीज़ से एक स्टेप राइट पे रख रहा हूँ ताकि ये मूवीज़ के नीचे उसके सब मेन्यू के तौर पे दिखाई दें। अब इस मेन्यू को सेव करके अपनी साइट को फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मूवीज़ की ऑप्शन ऐड हो गई और उसके नीचे एडवेंचर, एक्शन, फैंटेसी, साई-फाई और थ्रिलर के नाम से सब मेन्यू आइटम्स भी आ चुके हैं। हम इसमें से किसी भी सब आइटम पे अगर क्लिक करें तो उस टेक्सोनॉमी का URL ओपन हो जाएगा। फ़िलहाल सिर्फ साई-फाई टेक्सोनॉमी में एक मूवी मौजूद है, बाकी तमाम टेक्सोनॉमीज़ किसी मूवी के साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो यहाँ अगर हम साई-फाई पे आएँ
हम देख सकते हैं कि इंटरस्टेलर इस साईफाई की टेक्सोनॉमी के आर्काइव में लिस्ट हो रही है। इस तरह से आप अपनी साइट पे मौजूद तमाम पोस्ट टाइप्स और टेक्सोनॉमीज़ के लिए मेन्यू आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि यूज़र्स को उन तक नेविगेट करने में आसानी हो और उन्हें ढूंढने में किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सिंपल ब्लॉग पोस्ट्स के लिए तो टाइटल, फीचर्ड इमेज और कंटेंट से काम बन जाता है, लेकिन मूवीज़ जैसी कस्टम पोस्ट टाइप्स के लिए हमें इन फील्ड्स के अलावा मज़ीद फील्ड्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसा कि ईयर ऑफ रिलीज़, कास्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन स्टूडियो और मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन। अगर हम चाहें तो ये सब इंफॉर्मेशन इसी पोस्ट कंटेंट के एरिया में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम उस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे इन पोस्ट्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर इंटरस्टेलर के लिए प्रोड्यूसर के तौर पे क्रिस्टोफर नॉलन का नाम सिर्फ और सिर्फ इस कंटेंट में मौजूद है, तो हम उन तमाम मूवीज़ को जिनका प्रोड्यूसर क्रिस्टोफर नॉलन है आसानी से लिस्ट नहीं कर सकते। ना ही हम एक्टर्स की बेसिस पे मूवीज़ को लिस्ट या फिल्टर कर सकते हैं। उसके अलावा इस मूवी के एक्टर्स की लिस्ट को भी हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। जैसे इंटरस्टेलर सिस्टम में ऐड करते वक्त अगर हमने इसके एक्टर्स को इट स्टार्स के बाद उनके नामों के साथ यहाँ पे पहले पैराग्राफ में ऐड किया है, और कोई और मूवी सिस्टम में ऐड करते वक्त हमने उसके एक्टर्स को दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में किसी और फ्रेजिंग के साथ ऐड किया है, तो साइट पे कहीं भी मूवीज़ को लिस्ट करते वक्त हम एक ऑर्गेनाइज तरीके से उसके एक्टर्स को डिस्प्ले नहीं कर सकते। जबकि अगर इन एक्टर्स को हमने कस्टम फील्ड्स के तौर पे ऐड किया होता, तो हम मूवीज़ की फ्रंट एंड लिस्टिंग को ऐसे कन्फिगर कर सकते हैं कि वो एक्टर्स की लिस्ट को कस्टम फील्ड से रिट्रीव करके एक ख़ास फॉर्मेट में डिस्प्ले करे, जिससे मूवीज़ का कंटेंट फ्रंट एंड पे यूज़र्स को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट हो। और इसके अलावा जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका, इन कस्टम फील्ड्स की बेसिस पे मूवीज़ के कंटेंट को सर्च और फिल्टर करने की ऑप्शन भी मुयस्सर हो। तो आइए देखते हैं कस्टम फील्ड्स ऐड करने के लिए हमारे पास वर्डप्रेस में कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ऑप्शन एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स के नाम से प्लगइन है, जिसका एक फ्री वर्जन वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी में मौजूद है, और इसके अलावा इसका एक पेड वर्जन भी है जो advancedcustomfields.com से परचेज़ किया जा सकता है। ये हमें कुछ एडवांस्ड फील्ड्स मुहैया करता है जो फ्री वर्जन में मुयस्सर नहीं है। पॉड्स एक कम्प्लीटली फ्री प्लगइन है जो हमें कस्टम पोस्ट टाइप्स, टेक्सोनॉमीज़ और फील्ड्स ऐड और मैनेज करने की ऑप्शन देता है। इसे आप CPTUI और ACF की रिप्लेसमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्लगइन्स के इंटरफेस में कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके अलावा पॉड्स में मौजूद फील्ड्स और ACF में मौजूद फील्ड्स में भी कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेसिक इस्तेमाल के लिए फील्ड्स हैं जैसे कि टेक्स्ट, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स, इमेज, लिंक, डेट, टाइम वगैरह, वो इन दोनों प्लगइन्स में मौजूद हैं। और ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप इनमें से कौन सा इस्तेमाल करें। मुझे ACF की एडवांस फील्ड्स पॉड्स की निस्बत ज़्यादा पसंद हैं, और ACF जिस तरह से उन फील्ड्स को मेटा बॉक्स में प्रेजेंट करता है वो भी मुझे पॉड से कहीं ज़्यादा रिफाइंड इंटरफेस लगता है, इसलिए मैं ACF का प्रो वर्जन इस्तेमाल करता हूँ। जिन साइट्स पे फ्री वर्जन से काम चल जाए वहाँ तो फ्री इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन जिन साइट्स में मुझे पोस्ट्स की आपस में रिलेशनशिप्स क्रिएट करनी पड़े या रिपीटर फील्ड्स, जो ऐसी कस्टम फील्ड है जिसे एक दफ़ा कन्फिगर करने के बाद यूज़र जितनी दफ़ा चाहे ऐड कर सकता है। मिसाल के तौर पे लिंक्स के नाम से अगर एक हम रिपीटर फील्ड कन्फिगर करें तो उसमें यूज़र जितने चाहे लिंक्स ऐड कर सकता है। पॉड्स के बारे में आप pods.io पे आके मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा टूल सेट भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है जिससे आप कस्टम पोस्ट टाइप्स, कस्टम फील्ड्स और टेक्सोनॉमीज़ मैनेज कर सकते हैं। ये एक पेड प्लगइन है, थोड़ा एक्सपेंसिव भी है, और अभी मेरे ख्याल में ACF, एलिमेंटोर और एलिमेंटोर के कुछ एड ऑन्स को इस्तेमाल करते हुए हम वो तमाम चीज़ें अचीव कर सकते हैं जिसके लिए पहले हमें टूल सेट जैसे एडवांस प्लगइन की ज़रूरत हुआ करती थी। इसलिए मुझे तो अब किसी प्रोजेक्ट में टूल सेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। CMB2 एक और कस्टम पोस्ट टाइप्स और फील्ड्स मैनेज करने का प्लगइन है जो कि काफ़ी हद तक डेवलपर फोकस्ड है।
अगर आप वर्डप्रेस पे कस्टम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इसकी भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। मेरे तमाम ज़रूरियात के लिए CPT UI और ACF की कॉम्बिनेशन, उसके साथ में एलिमेंटर और उसके कुछ एड ऑन पैक्स काफ़ी रहते हैं। और मेरे एक्सपीरियंस में इन ऑप्शंस की जितनी सपोर्ट अवेलेबल है वो पॉड्स या टूल सेट या CMB के लिए अवेलेबल नहीं है। एक आखिरी ऑप्शन के तौर पे जेट इंजन भी एक नया और उभरता हुआ प्लगइन है जो ख़ास तौर पे एलिमेंटर के लिए बनाया गया है। ये क्रोको ब्लॉक नामी प्लगइन्स के एक स्वीट का हिस्सा है और हम अगले कुछ लेसन्स में इस स्वीट के मुख्तलिफ प्लगइन्स का इस्तेमाल करेंगे। पर्सनली मेरा आज तक किसी ऐसी सिचुएशन से सामना नहीं हुआ जिसमें जेट इंजन कुछ ऐसा कर सके जो ACF के ज़रिए मुमकिन ना हो। और जेट इंजन की एक ख़ास बात यह है कि आपने अपनी कस्टम पोस्ट टाइप भले जेट इंजन से क्रिएट की हो या CPT UI से, और उसमें कस्टम फील्ड्स भले जेट इंजन से ऐड की हों या ACF से, आप उन कस्टम पोस्ट टाइप्स को और उनकी कस्टम फील्ड्स को फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करने के लिए जेट इंजन के फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अपनी कस्टम पोस्ट टाइप्स और उनकी फील्ड्स को फ्रंट एंड पे प्रेजेंट करना नहायत आसान हो जाता है। हम अगले चंद चैप्टर्स में जब एडवांस वेबसाइट्स बनाएंगे तो उनमें से कुछ के लिए जेट इंजन का इस्तेमाल भी करेंगे। अभी के लिए हम वर्डप्रेस में वापस चलते हैं और प्लगइन्स के सेक्शन में आके ACF इंस्टॉल करते हैं। एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स, यहाँ पे एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स प्लगइन को इंस्टॉल नाउ एंड एक्टिवेट करने के बाद हम देखेंगे कि वर्डप्रेस के मेन्यू में CPT UI से ऊपर कस्टम फील्ड्स के नाम से एक ऑप्शन ऐड हो चुकी है। इसमें ऐड न्यू की ऑप्शन से हम फील्ड्स का एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या पहले से बने हुए ग्रुप्स को फील्ड ग्रुप्स की ऑप्शन में जाके मैनेज कर सकते हैं। तो आइए अपनी मूवीज़ की पोस्ट टाइप के लिए एक फील्ड ग्रुप ऐड करते हैं। क्योंकि फील्ड ग्रुप मैं मूवीज़ के लिए क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए इसका नाम भी मैं मूवीज़ ही रख देता हूँ। अब इस ग्रुप में फील्ड ऐड करने के लिए ऐड फील्ड पर क्लिक करें। फील्ड का लेबल रखें जैसा कि ईयर। फील्ड नेम ऑटोमेटिकली इस फील्ड लेबल से जनरेट हो जाएगा जो बेसिकली इसका लोअर केस वर्जन होगा। या अगर फील्ड लेबल में आपने एक से ज़्यादा वर्ड्स का इस्तेमाल किया और उनके बीच में स्पेस है तो जो फील्ड नेम जनरेट होगी वो उन्हीं वर्ड्स का लोअर केस वर्जन होगा और उसमें स्पेस की जगह अंडरस्कोर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से फील्ड नेम भी सेट कर सकते हैं। अब फील्ड टाइप में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। टेक्स्ट एक सिंगल लाइन फील्ड है। टेक्स्ट एरिया में आप एक से ज़्यादा लाइंस का टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। नंबर भी टेक्स्ट फील्ड ही है लेकिन उसमें अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स नहीं डाले जा सकते, सिर्फ नंबर्स ही आ सकते हैं। रेंज के लिए आप स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं और यूज़र सिर्फ उन वैल्यूज़ के बीच की ही कोई वैल्यू ऐड कर सकता है। ईमेल भी एक टेक्स्ट फील्ड ही है लेकिन अगर उसमें ईमेल एड्रेस के फॉर्मेट के अलावा कुछ एंटर किया जाए तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। URL भी एक टेक्स्ट फील्ड है लेकिन इसमें अगर वैलिड लिंक के फॉर्मेट के अलावा कुछ एंटर किया जाए तो सिस्टम उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। पासवर्ड की फील्ड भी एक टेक्स्ट फील्ड है लेकिन इसकी वैल्यू फ्रंट एंड में दिखाई नहीं जाती। जब यूज़र इसमें कोई वैल्यू एंटर करेगा तो उसे पासवर्ड की फील्ड में नज़र आने वाले ब्लैक सर्कल्स ही दिखाई देंगे। कंटेंट की फील्ड में आप इमेज या फाइल अपलोड या WYSIWYG एडिटर जो वर्डप्रेस का क्लासिक एडिटर है जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, हेडिंग सिलेक्शन, फॉन्ट सिलेक्शन वगैरह की ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसा कि हमने पोस्ट एडिट करते हुए देखा, वो फील्ड ऐड की जा सकती है। और ओ एम्बेड फील्ड इस्तेमाल करते हुए आप मुख्तलिफ साइट्स के कंटेंट को अपनी साइट में आसानी से एम्बेड कर सकते हैं। जैसा कि आपने नोट किया होगा, अगर आप किसी साइट का लिंक फेसबुक पे या ट्विटर पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर करें तो उसका एक प्रीव्यू जिसमें टाइटल, फीचर्ड इमेज और एक्सेप्ट वगैरह शामिल होता है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। और अगर आपने पहले वर्डप्रेस या कोई और ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया हो तो उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जब आप यूट्यूब की वीडियो का लिंक उसमें पेस्ट करते हैं
तो वो ऑटोमेटिकली उसका एक यूट्यूब प्लेयर वहाँ पे एम्बेड कर देता है। वो एम्बेड की फील्ड इस्तेमाल करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ किसी सपोर्टेड प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, विमियो, साउंड क्लाउड वगैरह का लिंक उस फील्ड में पेस्ट करना है और उस फील्ड के आउटपुट में ऑटोमेटिकली उस लिंक का एम्बेड कोड जो उसके प्लेयर को या उसके प्रीव्यू को दिखा सके वो जनरेट हो जाएगा। तो इसमें आप सिलेक्शन फील्ड्स, जैसा कि ये सिलेक्शन बॉक्स जो अभी हमने फील्ड टाइप सिलेक्ट करने के लिए ओपन किया हुआ है, इसके अलावा चेक बॉक्स फील्ड्स जैसे कि हमने टेक्सोनमीज ऐड करते हुए देखी, रेडियो बटन फील्ड्स, बटन्स का एक ग्रुप या ट्रू और फॉल्स फील्ड्स जो कि एक स्विच की तरह होती हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। रिलेशनल फील्ड्स में लिंक जो कि हमारी पोस्ट को किसी दूसरी पोस्ट के साथ लिंक कर सकता है। पोस्ट ऑब्जेक्ट जिसमें हम इस पोस्ट के साथ किसी दूसरे पोस्ट की रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। पेज लिंक जो पोस्ट ऑब्जेक्ट की तरह है लेकिन इसमें हम सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस का कोई पेज लिंक कर सकते हैं। रिलेशनशिप जिसमें हम इस एक पोस्ट के साथ वर्डप्रेस की कोई भी मौजूदा पोस्ट्स को रिलेट कर सकते हैं जिसे हम बाद में एडवांस साइट्स बिल्ड करते वक्त काफ़ी इस्तेमाल करेंगे। टेक्सोनमी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब हम टेक्सोनमी क्रिएट करते हैं तो उसे पोस्ट के एडिटर इंटरफेस में अपनी मर्ज़ी की पोस्ट टाइप्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं जिससे उन पोस्ट टाइप्स को ऐड या एडिट करते वक्त उसका टेक्सोनमी सिलेक्शन बॉक्स ऑटोमेटिकली नज़र आ जाता है और हमें कस्टम फील्ड्स के ज़रिए उस टेक्सोनमी सिलेक्शन सिस्टम को पोस्ट में ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यूज़र जिसके ज़रिए हम इस पोस्ट के साथ वर्डप्रेस के यूज़र अकाउंट्स को एसोसिएट कर सकते हैं, इसकी भी ज़रूरत हमें शायद ही पड़े, लेकिन इसके भी कुछ एडवांस्ड यूज़ केसेस हो सकते हैं। जे क्वेरी के सेक्शन में गूगल मैप की फ़ील्ड, डेट पिकर की फ़ील्ड, डेट एंड टाइम पिकर की फ़ील्ड या सिर्फ टाइम पिकर की फ़ील्ड और कलर पिकर की फ़ील्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। और फाइनली लेआउट सेक्शन में हम मैसेज, एकॉर्डियन, टैब और ग्रुप की फील्ड्स ऐड कर सकते हैं जिन्हें हम एडवांस साइट्स बिल्ड करते वक्त देखेंगे। हमें फ़िलहाल ये ऐड करने के लिए जिस फील्ड टाइप की ज़रूरत है वो है सिंपली नंबर। तो हम यहाँ फील्ड टाइप में नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी मूवी ऐड करते वक्त ईयर की वैल्यू लाजमी प्रोवाइड की जाए जिसके बगैर मूवी ऐड ना हो सके तो रिक्वायर्ड को यस कर लेंगे। कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना चाहें तो यहाँ दे दें। ईयर के लिए हमारी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो नहीं सकती इसलिए हम इसे खाली छोड़ देंगे। प्लेस होल्डर टेक्स्ट में हम वो टेक्स्ट सेट कर सकते हैं जो इस फील्ड के एंट्री बॉक्स में उस वक्त तक दिखाई दे जब तक इसमें कोई वैल्यू एंटर नहीं की जाती, जैसे कि एंटर द रिलीज ईयर फॉर दिस मूवी। बाकी ऑप्शंस को छेड़ने की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। एडवांस साइट्स बिल्ड करते वक्त इनमें से जिस जिस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ी उसे हम उस वक्त ही एक्सप्लोर कर लेंगे। अभी यहाँ हम एक और फील्ड ऐड करते हैं, डायरेक्टर। फील्ड नेम ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। फील्ड टाइप टेक्स्ट सही है इसके लिए रिक्वायर्ड को यस कर लेते हैं और इसी तरह अब प्रोड्यूसर के नाम से एक और फील्ड ऐड कर लेते हैं। इसकी टाइप भी टेक्स्ट सही रहेगी और इसे भी रिक्वायर्ड सेट कर देते हैं। अब कुछ एडवांस फील्ड्स ऐड करते हैं जैसा कि लिंक्स, इसकी फील्ड टाइप हम ग्रुप सेट कर लेते हैं और अब आप देखेंगे कि यहाँ सब फील्ड्स में हमारे पास ऐड फील्ड का इंटरफेस आ चुका है। ग्रुप बेसिकली मल्टीपल फील्ड्स का एक कंटेनर होता है और ये अक्सर सिमिलर फील्ड्स को एक साथ प्रेजेंट करने और मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें भी कुछ फील्ड्स ऐड कर लेते हैं। IMDb टाइप URL, Rotten Tomatoes टाइप URL और Metacritic टाइप URL। ये हमारे 3 लिंक्स का फील्ड ग्रुप बन गया।
का लेआउट डिफाइन करता है कि वर्डप्रेस के एडिटर में ये किस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ब्लॉक, टेबल और रो तीनों ऑप्शंस को एक एक दफ़ा देखें। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस मौके पर इनमें से कौन सी ऑप्शन इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये बहरहाल एक पर्सनल चॉइस होती है। हो सकता है मुझे ब्लॉक इंटरफेस ज़्यादा पसंद आए जबकि आपको टेबल इंटरफेस ज़्यादा मुनासिब लगे। अब मैं यहाँ एक्टर्स के लिए एक फील्ड ऐड करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि किस मूवी में कितने एक्टर्स हों, और तमाम मूवीज़ के लिए एक्टर्स का कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता। किसी मूवी में ज़्यादा एक्टर्स लिस्ट करने पड़ सकते हैं, किसी में कम। इस वजह से हम फील्ड ग्रुप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप में एक फ़िक्स्ड नंबर ऑफ़ फील्ड्स ही हो सकती हैं। हमें जो फील्ड इस मकसद के लिए चाहिए वो है रिपीटर फील्ड, और वो सिर्फ ACF Pro में मौजूद है। तो उसके लिए हम ACF Pro इंस्टॉल कर लेते हैं। इससे पहले इस फील्ड ग्रुप को एक दफ़ा सेव कर लेते हैं ताकि अब तक की ऐड की गई फील्ड्स हमें दोबारा ना ऐड करनी पड़े। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एडवांस कस्टम फील्ड्स प्रो प्लगइन इंस्टॉल कर लिया है और इसके फ्री वर्जन को यहाँ से अनइंस्टॉल करके डिलीट कर दिया है। अब हम अगर कस्टम फील्ड्स में आएँ और मूवीज़ के फील्ड ग्रुप को एडिट करें, तो यहाँ ऐड फील्ड की ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि हमारे पास पहले की निस्बत कुछ मज़ीद फील्ड टाइप्स भी मौजूद हैं, जैसा कि कंटेंट के नीचे गैलरी और लेआउट के नीचे रिपीटर, फ्लेक्सिबल कंटेंट और क्लोन। एक्टर्स के लिए हमें रिपीटर फील्ड टाइप चाहिए, इसलिए उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ सब फील्ड्स में हम हर एक्टर के लिए हमें जितनी फील्ड्स चाहिए वो ऐड करेंगे, जैसा कि नेम, जो कि टेक्स्ट ठीक रहेगा, और IMDb लिंक, जिसे हम इस एक्टर के IMDb पेज को लिंक कर सकते हैं। ये फील्ड URL टाइप की होगी। आई थिंक अभी के लिए इतनी फील्ड्स ही काफ़ी हैं। तो अब हम देखते हैं कि इस फील्ड ग्रुप को हम कैसे मूवी पोस्ट टाइप के साथ अटैच कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई मूवी ऐड या एडिट की जाए तो ये तमाम कस्टम फील्ड्स शो हों। उसके लिए यहाँ लोकेशन में रूल्स के सेक्शन में हम रूल्स का एक ग्रुप डिफाइन करेंगे। शो दिस फील्ड टाइप इफ़ पोस्ट टाइप इज़ इक्वल टू, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट सिलेक्टेड है, लेकिन हम यहाँ पे मूवी सिलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ मल्टीपल रूल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ अगर हम एंड पे क्लिक करें और पोस्ट टाइप की जगह पोस्ट टेक्सोनॉमी सेलेक्ट करें इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम कोई भी टेक्सोनॉमी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि साई-फाई। तो इन कंडीशंस की बुनियाद पे ये फील्ड्स ग्रुप सिर्फ उन पोस्ट के लिए शो होगा जिनकी पोस्ट टाइप मूवी है और उनकी टेक्सोनॉमी हमने साई-फाई के तौर पे सिलेक्ट की है। और यहाँ ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं कि वो कौन सी टेक्सोनॉमी हो, वो जॉनराज हो या टैग्स हो या कैटेगरीज हो। जब तक कोई भी ऐसी टेक्सोनॉमी मौजूद है जिसमें साई-फाई नाम की टर्म मौजूद है, तो उसे सिलेक्ट करने पे ये फील्ड ग्रुप शो हो जाएगा, बशर्ते के पोस्ट टाइप भी मूवीज़ हो। हमारे लिए ये सेकंड रूल अभी ज़रूरी नहीं है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। और यहाँ आप और की कंडीशन के साथ भी रूल सेट कर सकते हैं कि पोस्ट टाइप मूवी हो और पोस्ट टाइप लेट्स से इवेंट हो, तो ये फील्ड ग्रुप शो हो। हर ग्रुप में आप एंड की मज़ीद कंडीशंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पोस्ट टाइप मूवी एंड पोस्ट टेक्सोनॉमी साई-फाई, और पोस्ट टाइप इवेंट एंड पोस्ट टेक्सोनॉमी could be travel, you get the idea। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये रूल्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं। हमें सिर्फ एक रूल चाहिए, पोस्ट टाइप इज इक्वल टू मूवी। यहाँ इस फील्ड ग्रुप के लिए हम कुछ सेटिंग्स भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये ग्रुप एक्टिव है या नहीं। इनएक्टिव ग्रुप्स की फील्ड शो नहीं होंगी। इसके स्टाइल को सेट कर सकते हैं कि ये एक मेटा बॉक्स में दिखाई दे या इसकी तमाम फील्ड्स एक एक करके बगैर मेटा बॉक्स के दिखाई दें। हमारे लिए मेटा बॉक्स ऑप्शन ज़्यादा बेहतर रहेगी, क्योंकि हम चाहते हैं इस फील्ड ग्रुप की तमाम फील्ड्स एक बॉक्स के अंदर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में दिखाई दें।
पोजीशन की ऑप्शन में हम ये सेट कर सकते हैं कि ये मेटा बॉक्स कहाँ दिखाई दे, टाइटल के बाद, कंटेंट के बाद, या इस साइड वाले एरिया में। हमारे लिए इस ग्रुप के लिए नॉर्मल की ऑप्शन ही ठीक है। टेबल प्लेसमेंट, इंस्ट्रक्शन प्लेसमेंट वगैरह हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही ऑर्डर। ऑर्डर के लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आप एक ही पोस्ट टाइप के लिए मल्टीपल फील्ड ग्रुप्स ऐड कर रहे हैं तो इस ऑर्डर की बुनियाद पे वो दिखाए जाएंगे। लो ऑर्डर नंबर वाले फील्ड ग्रुप्स पहले दिखाए जाएंगे और हाई ऑर्डर नंबर वाले फील्ड ग्रुप्स उनके बाद में दिखाए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो ऐड करें, ना चाहें तो ना ऐड करें। और यहाँ पे आप उन पोस्ट टाइप्स की कुछ डिस्प्ले ऑप्शन सेट कर सकते हैं जिनके साथ ये फील्ड ग्रुप अटैच्ड होगा। हमें इस पोस्ट के लिए इन ऑप्शंस को छेड़ने की भी ज़रूरत नहीं, और आपको भी ज़्यादातर कस्टम फील्ड ग्रुप्स के लिए इन ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस फील्ड ग्रुप को अपडेट करते हैं। ये देखें, मैं अपने एक्टर्स की रिपीटर फील्ड के लिए लेबल ऐड करना भूल गया, तो उसे एडिट करके उसका लेबल एक्टर्स रख देते हैं। फिर से अपडेट करते हैं और मूवीज़ में आके या तो एक नई मूवी ऐड करते हैं या बल्कि पहले से ऐड की हुई इंटरस्टेलर को सबसे पहले एडिट कर लेते हैं। यहाँ हमारा मूवीज़ का मेटा बॉक्स ऐड हो चुका है। इंटरस्टेलर 2014 में रिलीज़ हुई थी। इसका डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन, का प्रोड्यूसर क्रिस्टोफर नोलन। यहाँ मुझे याद है कि राइटर की फील्ड में ऐड करना भूल गया, लेकिन फ़िलहाल इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसके लिंक्स कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। IMDb का लिंक हो गया, रॉटन टमेटोज़ का लिंक आ गया, और फाइनली मेटाक्रिटिक का लिंक ये वो लिंक्स का फील्ड ग्रुप है। अब हम अपनी रिपीटर फील्ड की तरफ चलते हैं जो एक्टर्स के लिए हमने ऐड की थी। में आप देख सकते हैं ऐड रो की ऑप्शन आ रही है। मेरे ख्याल में यहाँ ऐड रो की जगह ऐड एक्टर की ऑप्शन होनी चाहिए। जल्दी से उसे फिक्स कर लेते हैं। कस्टम फील्ड्स में हम अपने फील्ड ग्रुप को एक नए टैब में ओपन कर लेते हैं। एडिट करेंगे, एक्टर्स की रिपीटर फील्ड को एडिट करेंगे। यहाँ बटन लेबल में ऐड रो की जगह हम ऐड एक्टर एंटर कर देंगे, और लगे हाथों ये ब्लॉक और रो की ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अभी ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं ये टेबल ऑप्शन का है। अगर मैं यहाँ ब्लॉक सिलेक्ट करके इसे सेव करता हूँ और इस पोस्ट को अपडेट करने के बाद रीलोड करता हूँ। अपडेट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी तक जो फील्ड्स हमने ऐड की वो हमें दोबारा ना ऐड करनी पड़े। अभी आप देख रहे हैं कि ये एक्टर ऐड करने का इंटरफेस पहले एक टेबुलर फॉर्मेट में था, अब इस तरह के एक ब्लॉक फॉर्मेट में आ चुका है। और इसका रो फॉर्मेट भी देख लेते हैं। एडिट करके यहाँ रो सिलेक्ट करके अपडेट करते हैं। यहाँ पे पेज को रीलोड करते हैं। यहाँ वो ब्लॉक फॉर्मेट एक रो फॉर्मेट में चेंज हो चुका है, जो ब्लॉक से काफ़ी सिमिलर है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए कुछ एक्टर्स ऐड कर लेते हैं। मैथ्यू मैककॉनहे, his IMDb link, Anne Hathaway, her IMDb link, Matt Damon, his IMDb link, and Michael Caine, followed by his IMDb link. I think इतने काफ़ी हैं। अब इस पोस्ट को अपडेट कर लेते हैं और इसे फ्रंट एंड पे व्यू करते हैं। Surprise! None of that information is showing up. That's because by default most WordPress themes का जो किसी भी पोस्ट टाइप के लिए स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है उसमें टाइटल, कंटेंट और बोथ हुआ फीचर्ड इमेज शो होता है। इस केस में तो फीचर्ड इमेज भी डिस्प्ले नहीं हो रहा। लेकिन गुड न्यूज़ इज़ ये तमाम फील्ड्स इस पोस्ट के साथ एसोसिएट हो चुकी हैं और
हम इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करके इन फील्ड्स को जहाँ भी जिस तरीके से भी एक ऑर्गेनाइज तरीके से डिस्प्ले करना चाहें वो हम इंतहाई आसानी से कर सकते हैं, जो हम अगले चैप्टर्स में सीखेंगे। बल्कि अगले चैप्टर्स में हमारा एक मेन फोकस ही मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रंट एंड व्यूज़ बिल्ड करने पे होगा, जिसमें कस्टम फील्ड्स का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये था वर्डप्रेस को इस्तेमाल करते हुए कस्टम पोस्ट टाइप्स, कस्टम टेक्सोनमीज़ और कस्टम फील्ड्स ऐड करने का तरीका। अब अगले चैप्टर में हम कुछ ई कॉमर्स वेबसाइट्स बनाएंगे और उसके बाद एडवांस्ड वेबसाइट्स वाले चैप्टर में मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेंट टाइप्स को इस्तेमाल करने वाली लिस्टिंग वेबसाइट्स बनाना सीखेंगे।